नमस्कार, वेलकम टू हाईटेक बाबाजी सिंपली वॉच एंड लर्न। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में एक टर्म यूज होता है मॉड्यूलेशन। तो आज हम बात करेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होता है, व्हाई मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है, एंड व्हाट आर द वेरियस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, यानी मॉड्यूलेशन के कितने अलग अलग प्रकार हैं। जैसे आप सुने होंगे PAM, PWM, PPM, PCM, ASK, PSK, FSK। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन सभी क्वेरीज के आंसर इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। मॉड्यूलेशन के इस लेक्चर के लिए बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के हमको कमेंट रिसीव हुए हैं। उसमें से एक लकी व्यूअर हमारे हैं मिस्टर शुभेंदु दास जी, जिनका आज कमेंट हम डिस्प्ले करेंगे। He has also requested to make one video on modulation. So, keeping in the view the requirement and the request received from the many viewers, we have prepared this video. I hope this video will be very useful. So, let's start. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन को समझने के लिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक कपड़े को आप मान लीजिए फेंकने की कोशिश करते हैं या एक कॉटन के टुकड़े को फेंकने की कोशिश करते हैं, वो तो थोड़ी दूर जा करके वापस जमीन पे नीचे आ जाता है। अब इस कॉटन या कपड़े के टुकड़े के साथ में एक पत्थर का टुकड़ा बांध दीजिए। अब इसको फेंकिए तो ये काफी दूर जा करके गिरता है। ये पत्थर का जो टुकड़ा है कॉटन के टुकड़े के लिए कैरियर का काम कर रहा है। ठीक इसी तरह से अगर हम आवाज देते हैं तो हमारी आवाज कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद में अटेन्यूएट हो जाती है, यानी उससे दूर नहीं जा सकती है और उसके आगे खड़े किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देगी। अब इस आवाज को और दूर तक भेजने के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जरूरत होती है, जिसको कैरियर सिग्नल कहते हैं। और जिस आवाज को दूर तक भेजना है उसको मैसेज सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। अब इस बेस बैंड सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स कर करके दूर तक भेज सकते हैं और इस मिक्सिंग के प्रोसेस को ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी कैरियर सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल को मिक्स कर करके दूर तक भेजने की जो प्रक्रिया है वही मॉड्यूलेशन कहलाती है। और इस तरह से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने या ट्रांसमिट करने या सेंड करने की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वी कैन से दी exchange or transmission of information between 2 points by various types of technology over a wired medium or wireless medium, that is radio wave, or through optical fiber is known as communication. Similarly, modulation is the process of mixing information signal with the carrier signal. Modulation is the process of mixing baseband or information signal with the carrier signal. अब कम्युनिकेशन में एक टर्म बार बार आता है इंफॉर्मेशन। तो उस इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंफॉर्मेशन ऑफ ए इवेंट एक्स, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स, या उसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ log पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है? एक्स इवेंट की प्रोबेबिलिटी, एक्स इवेंट घटित होने की क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है। इसको किसी और लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन की। तो हमने ये सीखा कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग मैसेज सिग्नल विद द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। तो ये है कि किसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में हमारे इंफॉर्मेशन को मिक्स करके दूर तक भेजने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। और इस मिक्सिंग को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। जैसा कि हमें पता है कि मानव कर्ण जो है, मानव का कान साउंड सिग्नल के लिए एक रिसीवर का काम करता है और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी जिस फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं उसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक।
यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की सभी आवाज़ें ह्यूमन ईयर से सुनी जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम जो बातचीत करते हैं उससे जो साउंड निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलो हर्ट्ज, जबकि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। और इसी वॉइस सिग्नल फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल। क्या कहते हैं? बेस बैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल। अब इस मैसेज सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल को एक सिटी से दूसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक प्लेस से दूसरे प्लेस यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने के लिए हमको एक हाई फ्रीक्वेंसी पीरियाडिक सिग्नल की जरूरत पड़ती है। और उस हाई फ्रीक्वेंसी पीरियाडिक सिग्नल को क्या कहते हैं? कैरियर सिग्नल। क्या कहते हैं? कैरियर सिग्नल। द पीरियाडिक सिग्नल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी used for transmission of baseband signal or message signal is known as carrier signal, is known as carrier signal। अब मान लीजिए कोई एक सिग्नल है x ऑफ t, x ऑफ t उसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं, x ऑफ t इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, f क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और फाई क्या है? फेज है। तो अब किसी भी सिग्नल की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ए एम्पलीट्यूड, एफ फ्रीक्वेंसी और फाई फेज। तो इसी तरह से कैरियर सिग्नल की भी तीन प्रॉपर्टीज हैं, एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी। इसी के आधार पर जब किसी भी कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा बेस बैंड सिग्नल के अकॉर्डिंग तो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अगर उस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी बेस बैंड सिग्नल तो उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर किसी भी कैरियर सिग्नल का फेज चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दी बेस बैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल तो उसको क्या बोलेंगे? फेज मॉड्यूलेशन। तो यहाँ से तीन टर्म आया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। अब हम बात करेंगे व्हाई मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो पहला रीजन है टू रिड्यूस एंटीना साइज। हम जानते हैं कि किसी भी एंटीना का साइज अगर वो हाफ डाइपोल है तो लेम्डा बाई 2, क्वार्टर डाइपोल है तो लेम्डा बाई 4 होता है। और हमें एक फार्मूला पता है कि लेम्डा इक्वल टू सी अपॉन एफ। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मूव करती है, और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से देखिए अगर हम कैलकुलेट करें कि बेस बैंड सिग्नल जिसकी एक टिपिकल फ्रीक्वेंसी ले लें 3 किलो हर्ट्ज, तो उसके लिए एंटीना साइज कितना होगा? तो पहले 3 किलो हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लें? वेव लेंथ यानी लेम्डा निकाल लेते हैं। तो लेम्डा इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये तो सी की वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज, तो 3 इंटू 10 टू पावर 3 हो गया। तो ये टोटल कितना आ गया? 10 टू पावर 5 मीटर आ गया। 10 टू पावर 5 मतलब 100 किलोमीटर हो गया। तो मान लीजिए हाफ डाइपोल के लिए अब एंटीना की साइज हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? एल इक्वल टू लेम्डा अपॉन 2। लेम्डा अपॉन 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 100 अपॉन 2 यानी 50 किलोमीटर आती है। तो अगर विदाउट मॉड्यूलेशन हम इस बेस बैंड सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहें तो एंटीना की साइज कितनी आएगी? 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर लेंथ का एंटीना बनाना फिजिबल नहीं है। तो अब देखते हैं अगर मॉड्यूलेशन करते हैं इस सिग्नल का यानी बेस बैंड सिग्नल का, तो मान लीजिए कि 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ में इसको मॉड्यूलेट करते हैं। तो 3 मेगाहर्ट्ज के लिए क्या आएगा? लेम्डा की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 3 मेगाहर्ट्ज यानी 3 इंटू 10 टू पावर 6। तो आ गया ये टोटल कितना आ गया? 100 मीटर आ गया। ये मीटर में आ गया, वहां पे क्या आया था? 50 किलोमीटर, ये 100 मीटर में आ गया। अब इसके लिए एंटीना साइज कैलकुलेट करते हैं। एंटीना साइज मान लीजिए हाफ डाइपोल के लिए एल इक्वल टू लेम्डा अपॉन 2, फिर भी काफी जाता है। अब इसको क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं।
अब मान लीजिए कि इसी बेस बैंड सिग्नल को 30 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल के साथ में मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करते हैं, तो 30 मेगाहर्ट्ज के लिए हाफ डाइपोल कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। अब और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, मान लीजिए 300 मेगाहर्ट्ज के साथ मॉड्यूलेट करके भेजते हैं, तो एंटीना साइज 0.5 मीटर यानी हाफ मीटर आ गया। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि जैसे जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, एंटीना साइज कम होता जा रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि मॉड्यूलेशन से एंटीना साइज रिड्यूस हो जाती है। तो पहला बेनिफिट है कि अगर बेस बैंड सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करते हैं, तो आपका एंटीना का साइज का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को समझने के लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आप एक किसी क्लासरूम में आप इंटर कर रहे हैं और सभी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। उस समय आपको कोई भी बच्चे की क्लियर आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि सभी एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज में बात कर रहे हैं और एक मिक्स सिग्नल आपको सुनाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर अलग अलग गायक एक ही फ्रीक्वेंसी पर गाना गा रहे हैं और सभी गानों को विदाउट मॉड्यूलेशन किसी एक ही चैनल से भेजा जा रहा है, और वहाँ स्पीकर में आप अलग अलग वायर कनेक्ट किए हैं, तो सेम फ्रीक्वेंसी पे होने के कारण हर एक स्पीकर में सभी गायकों की आवाज़ सुनाई देगी। अब इसके उलट अगर आप सभी गायकों को एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर मॉड्यूलेट करके उनके बेस बैंड सिग्नल यानी उनके गानों को किसी एक चैनल से भेजते हैं, तो दूसरे एंड पे अगर उनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी से स्पीकर को कनेक्ट करेंगे तो क्लियरली उनकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इंटरफेरेंस रिड्यूस हो गया अगर हम मॉड्यूलेशन यूज कर लेते हैं। सेम टाइम जब हम मॉड्यूलेशन यूज करते हैं तो हम मल्टीप्लेक्सिंग भी कर पा रहे हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को एक ही चैनल से भेजने के लिए मल्टीप्लेक्स करके हम एक चैनल में भेजते हैं और दूसरे एंड पे उनको डीमल्टीप्लेक्स करके अलग अलग स्पीकर या रिसीवर से कनेक्ट करने के बाद उस सिग्नल को हम रिसीव कर सकते हैं। तो थर्ड क्या बेनिफिट हो गया कि सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल है अगर हम मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। Hence we can say modulation can also allow multiplexing of signals. So we can say multiplexing of signals are feasible if different message signals are modulated at different frequencies which are sufficiently far away from each other. तो ये था कि why modulation is required. कुछ एस्पेक्ट हमने कवर किए why modulation is required. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन की। तो मॉड्यूलेशन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। मॉड्यूलेशन इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड सेकंड वन इज डिजिटल मॉड्यूलेशन। इफ बेस बैंड सिग्नल इज एनालॉग सिग्नल देन वी कॉल इट एनालॉग मॉड्यूलेशन, एंड इफ द बेस बैंड सिग्नल इज डिजिटल सिग्नल देन वी कॉल इट डिजिटल मॉड्यूलेशन। अगर हमारा बेस बैंड सिग्नल एनालॉग सिग्नल है तो हम उसको बोलेंगे एनालॉग मॉड्यूलेशन, और अगर बेस बैंड सिग्नल डिजिटल सिग्नल है तो उसको क्या कहेंगे, डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब एनालॉग मॉड्यूलेशन के भी डिफरेंट पार्ट्स को देख लेते हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कंटीन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन है, सेकेंड वन इज पल्स मॉड्यूलेशन। इफ कैरियर सिग्नल इज कंटीन्यूअस वेव सिग्नल, for example sine wave signal, then we call it continuous wave modulation, and if carrier is pulse strain then we call it pulse modulation. तो अगर हमारे पास जो कैरियर है वो कंटीन्यूअस सिग्नल है तो कंटीन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन कहेंगे, और अगर जो कैरियर है वो पल्स ट्रेन है तो हम इसको पल्स मॉड्यूलेशन कहेंगे। फर्दर कंटीन्यूअस वेव सिग्नल को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला एक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड थर्ड वन इज फेज मॉड्यूलेशन। हमने भी शुरू में बताया था कि किसी सिग्नल की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। तो हमने वहाँ ये भी डिस्कस किया था, अगर किसी भी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू बेस बैंड सिग्नल तो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और यदि इस कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द बेस बैंड सिग्नल देन वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर इस कैरियर सिग्नल का फेज चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द बेस बैंड सिग्नल देन वी कॉल इट फेज मॉड्यूलेशन। ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
अब ये हमारा जो ये सिग्नल है बेस बैंड सिग्नल है, और ये दूसरा जो आपको है यहाँ पे देखिए कैरियर सिग्नल है। दोनों को एक मॉड्यूलेटर से पास करते हैं, तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आउटपुट में आपको मिलेगा, जिसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ बेस बैंड सिग्नल। अब इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देखिए, इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द बेस बैंड सिग्नल। जहाँ जहाँ पे बेस बैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, वहाँ वहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। और जब इस बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हुआ है, तो आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का भी एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। इस तरह से जो कंपोजिट सिग्नल मिला है, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका बेस बैंड सिग्नल यही है, और ये कैरियर सिग्नल है। अब इन दोनों को मॉड्यूलेटर से पास करिए। अभी मॉड्यूलेटर का आउटपुट जो है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसीज जब जब बेस बैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ रही है। और जैसे ही बेस बैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। ये कंपोजिट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। इसी को ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। We can say if the frequency of a carrier signal changes according to the baseband signal, then we call it frequency modulation. Then we call it frequency modulation. अब फेज मॉड्यूलेशन के बारे में देख लेते हैं। अब ये हमारा कैरियर सिग्नल तो यही है, और ये क्या है, बेस बैंड सिग्नल है। दोनों को फेज मॉड्यूलेटर से पास करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो कंपोजिट सिग्नल है, उसका फेज चेंज हो रहा है। कैसे, अकॉर्डिंग टू द बेस बैंड सिग्नल। जब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है बेस बैंड सिग्नल का, तो देख रहे हैं आप फेज अलग है। जब उसका कम हो रहा है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंट हो गया। तो फेज चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ बेस बैंड सिग्नल। तो वी कॉल इट फेज मॉड्यूलेशन। वी कॉल इट फेज मॉड्यूलेशन। तो अभी हमने देख लिया कंटीन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। अब हम पल्स मॉड्यूलेशन देख लेते हैं। हमने देखा था कि पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होगा, कैरियर जो होगा वो पल्स ट्रेन होगा। पल्स ट्रेन जनरेटर से हम उसको जनरेट करते हैं। तो इस तरह से पल्स मॉड्यूलेशन के टाइप्स देखते हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन। पहला है PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सेकेंड वन इज PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। थर्ड वन इज PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। एंड फोर्थ वन इज PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। जैसा कि हमने बताया कि पल्स मॉड्यूलेशन में जो मैसेज सिग्नल है वो तो एनालॉग सिग्नल है, बट कैरियर सिग्नल जो होगा वो फाइनाइट फ्रीक्वेंसी के पल्स सिग्नल होंगे, यानी पल्स ट्रेन होंगे, जिसको पल्स ट्रेन जनरेटर की मदद से जनरेट किया जाता है। तो अब हम पहले देख लेते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल की जो पल्स विड्थ है और फ्रीक्वेंसी वो सेम रहती है। जैसे कि इसके नाम से पता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो इस पल्स की हाइट या एम्पलीट्यूड वेरी होगी अकॉर्डिंग टू द बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल। अब जब जब इस बेस बैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो क्या होगा, पल्स ट्रेन यानी कंपोजिट PAM सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी जो ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसके देख सकते हैं आप, एम्पलीट्यूड यानी हाइट ऑफ द पल्स इंक्रीज हो रही है जब बेस बैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। और जब बेस बैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इस पल्स का हाइट कम होती जा रही है, यानी एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। तो इसको ही क्या कहते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं, PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। So we can say if the pulse height or amplitude of the carrier signal varies or changes with the base band signal, then we call it pulse amplitude modulation, PAM. Similarly, pulse width modulation. In pulse width modulation, the pulse height and pulse frequency of the carrier signal remains unchanged. यानी पल्स विड्थ में केवल विड्थ चेंज होगी, हाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स और कैरियर सिग्नल
सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी। और जो पल्स विड्थ है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द बेस बैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल, देन वी कॉल इट पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। आप यहाँ से देख सकते हैं जिस तरह से एम्पलीट्यूड बेस बैंड सिग्नल का बढ़ रहा है, उसी तरह अकॉर्डिंगली पल्स विड्थ ऑफ द कैरियर सिग्नल भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ बेस बैंड सिग्नल कम हो रहा है, उसी तरह से पल्स विड्थ ऑफ द कैरियर सिग्नल कम हो रहा है। So we can say if the pulse width of a carrier signal changes according to the base band signal, then we call it pulse width modulation. If the pulse width of a carrier signal changes according to the base band signal, then we call it PWM, pulse width modulation. और इसमें आप देख सकते हैं कि कैरियर सिग्नल की पल्स हाइट या एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी या पल्स ट्रेन चेंज नहीं हो रही है, जबकि मैसेज सिग्नल की जो सैंपलिंग है पल्स ट्रेन के प्रत्येक जो है एवरी पल्स की राइजिंग एज पर होता है। और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पल्स विड्थ है वो मैसेज सिग्नल के सैंपल्ड एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल में है। देखिए जैसे जैसे इसकी वैल्यू सैंपल्ड वैल्यू ज़्यादा है वैसे वैसे ही पल्स की विड्थ ज़्यादा है। तो अब हम बात कर लेते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन की। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में क्या होता है, पोजीशन ऑफ पल्स चेंजेज अकॉर्डिंग टू द बेस बैंड सिग्नल। यानी मान लीजिए कि अगर ये आपका ओरिजिनल कैरियर सिग्नल है, जैसे जैसे बेस बैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ये अपने रेफरेंस पॉइंट से इसकी पल्सेस या तो दूर हटेंगी या फिर वापस रेफरेंस पॉइंट की तरफ आने लगेंगी। तो जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये रेफरेंस पॉइंट से दूर हट जाएंगी, और जब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि पल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रही हैं, यानी अपने रेफरेंस पॉइंट की तरफ फिर से पहुंच रही हैं, यानी क्लोजर टू द रेफरेंस पॉइंट। तो इसको क्या बोलते हैं, पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो वी कैन से इफ द पल्स पोजीशन ऑफ ए कैरियर सिग्नल वेरीज और चेंजेज अकॉर्डिंग टू द बेस बैंड सिग्नल, देन वी कॉल इट पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पीपीएम। क्या कहते हैं, पीपीएम। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन सिग्नल को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल की यानी पीपीएम सिग्नल को पीडब्ल्यूएम सिग्नल की मदद से जनरेट किया जाता है। अब पीडब्ल्यूएम सिग्नल की जो पल्स है, एवरी पल्स की फॉलिंग एज पे आप पीपीएम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल की फॉलिंग एज है एवरी पल्स की, वहाँ पे आप पीपीएम सिग्नल मिल रहा है। लास्ट बात कर लेते हैं पीसीएम की, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस है इसका सैम्पलिंग, दूसरा इसका प्रोसेस है क्वांटाइजेशन, और तीसरा इसका प्रोसेस है इनकोडिंग यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो पीसीएम में सबसे पहले क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल को फाइनाइट इंटरवल पर सैम्पलिंग की जाती है। अब वो सैम्पलिंग हो गई तो सैम्पलिंग से जो सैंपल्ड वैल्यू मिलता है उसको क्वांटाइज किया जाता है थ्रू क्वांटाइजेशन प्रोसेस। उसमें क्या होगा, फाइनाइट लेवल्स में क्वांटाइज हो जाएगा। उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से उसको फाइनाइट नंबर ऑफ बिट्स में इनकोड कर दिया जाता है। तो इसमें सभी सैंपल्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक फाइनाइट बिट या कोड जनरेट होगा 0 और 1 के कॉम्बिनेशन का। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 4 बिट इनकोडिंग का यूज कर रहे हैं तो सभी सैंपल्ड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक 4 बिट का कोड जनरेट हो जाएगा। इसी कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो हमने अभी देख लिया वेरियस टाइप्स ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो हम बात कर लेते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स की। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन को मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, एएसके। दूसरा है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, एफएसके। और लास्ट वन है पीएसके, फेज शिफ्ट कीइंग। वन बाय वन देखते हैं। अब डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन में मैसेज या बेस बैंड सिग्नल जो है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, जबकि कैरियर सिग्नल क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होगा। मान लीजिए साइन वेव सिग्नल है तो कैरियर वेव जो होगा कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होगा, और क्या है, बेस बैंड सिग्नल डिजिटल सिग्नल होगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में 3 तरह का है, एएसके, एफएसके और पीएसके।
अब वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, तो ASK। दरअसल ASK जो है डिजिटल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक फॉर्म है, एक स्वरूप है, यानी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है डिजिटल टेक्निक्स में, उसी को ही ASK कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द बिट स्ट्रीम ऑफ द मैसेज सिग्नल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैसेज सिग्नल का बाइनरी 1 स्ट्रीम के करस्पॉन्डिंग कैरियर सिग्नल पास कर रहा है थ्रू मॉड्यूलेटर, और 0 के करस्पॉन्डिंग मॉड्यूलेटर सिग्नल विल ब्लॉक द कैरियर सिग्नल। जब 0 होगा तो यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब आप देखेंगे कि मैसेज सिग्नल का बाइनरी बिट 1 जाएगा, उस टाइम में कैरियर सिग्नल सिंपली पास हो जाएगा। So we can say in amplitude shift keying, the amplitude of the modulated signal changes according to the bit stream of the message signal. According to the bit stream of the message signal. So this is called the ASK. Similarly, in the case of FSK, frequency shift keying, the frequency of modulated signal changes according to the bit stream of the message signal. अगर हम मान लीजिए मैसेज सिग्नल का बिट स्ट्रीम का बाइनरी 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी F1 है, तो बाइनरी 0 के करस्पॉन्डिंग एक कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, वो F0 हो जाएगी। और जैसे जैसे बाइनरी 1 से 0 चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी 1 से F1 से F0 या F0 से F1 चेंज होती रहेगी। इसी को फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब अगला क्या है? फेज शिफ्ट कीइंग। फेज शिफ्ट कीइंग में क्या होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो फेज है मैसेज बिट स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अब मान लीजिए इसमें बाइनरी 1 और 0 के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट फेजेस को फाई 1 और फाई 0 से रिप्रेजेंट कर दें। जब मैसेज सिग्नल का बाइनरी 1 से 0 होगा, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फेज चेंज हो जा रहा है। कहाँ से? 1 से 0 में फाई 1 से फाई 0 हो जा रहा है, और दोनों फाई 0 और फाई 1 आपस में 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे रहते हैं। तो जब कभी भी 1 से 0 या 0 से 1 में ट्रांजिशन होगा, तो फेज क्या होगा? 180 शिफ्ट हो जाएगा, आइदर फ्रॉम फाई 0 टू फाई 1 या फाई 1 टू फाई 0, और दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो जब कभी बाइनरी 1 से 0 या 0 से 1 ट्रांजिशन होगा, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। आप यहाँ सिग्नल को देख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फेज शिफ्ट कीइंग। क्या कहते हैं? PSK, फेज शिफ्ट कीइंग। क्या देखा हमने इस लेक्चर में? देखा व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाई मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड, एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। इसी के साथ आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग हाईटेक बाबाजी सिंपली वॉच एंड लर्न। और हाँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि वीडियो का कौन सा पोर्शन आपको पसंद आया और किस टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए। इसी के साथ आप हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।